Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 18 July of 2020 and it's a Saturday today. आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन बताएं। पहला क्वेश्चन आता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट डेट आपको बतानी कि कब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था। दूसरा क्वेश्चन है, रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में है? ये दूसरा क्वेश्चन है, रणथंबोर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? तीसरा क्वेश्चन है, जो 2019 के नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं तो किसको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था? आपको नाम बताना है, नेम लिखना है और किस बुक के लिए मिला था ये भी आपको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन बताना है। ये 3 क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन बताएं, हमें अच्छा लगेगा कि हर कोई कमेंट करेगा और हर कोई कमेंट करने की कोशिश करे। 1 या 2 क्वेश्चन जो जितना जिसको पता हो, आप सर्च करके भी गूगल से कमेंट कर सकते हैं जिसे नहीं आप पता हो आप, लेकिन कमेंट सब लोग करें, जो लोग वीडियो देखें कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं और जितना हो सके उतना शेयर करें किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ जो हम देखेंगे वो है एनजीटी नो टू अल्टरनेटिव वेज ऑफ क्रिमेशन प्ली। कि एक पिटीशन वो क्या कहते हैं एनजीटी ने उस एक पिटीशन फाइल हुई थी कि अल्टरनेटिव मेथड्स आने चाहिए जो क्रिमेशन किया जाता है। जो लोग मर रहे हैं कोविड-19 के कारण और इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं जिसके कारण क्रिमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जिससे लोग क्या कहते हैं इसमें वही एक पिटीशन फाइल थी कि उसका भी अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। ऐसा इसमें दिया गया एनजीटी को क्या कहते हैं एक आई थी पिटीशन, उसमें यही लिखा था कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ डिसमिस्ड अ प्ली सीकिंग डायरेक्शन टू इंस्टॉल अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ क्रिमेशन टू कर्ब एयर पोल्यूशन एंड कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कि कोविड-19 के स्प्रेड को रोकना और एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए अल्टरनेटिव मेथड ढूंढने चाहिए, इसलिए एनजीटी पे एक पिटीशन एक प्ली फाइल की गई थी। चलिए हम लोग एनजीटी को देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन 247 या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसे इस्टेब्लिश किया था 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक स्पेशलाइज इन्वायरमेंटल कोर्ट होती है। ये इन्वायरमेंटल कोर्ट होती है जो डिसीजन सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए देती है और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर। इट हैज़ जुडिशियल पावर्स टू दैट अलाउड टू एक्सक्लूसिव डिसाइड सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स। जो सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स होते हैं उस पर ये अपना डिसीजन देती है। The tribunal is guided by principles of natural justice and is not bound by the mainstream code of civil procedures। जो सिविल प्रोसीजर्स के जो कोड होते हैं, मेन स्ट्रीम कोड होते हैं, उस पर डिसीजन नहीं लेती। इसके अलग प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के, उस पर ये डिसीजन देती है। स्ट्रक्चर ऑफ एनजीटी देख लेते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं। ये सब 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं। ये तीनों मेंबर, चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर 5 साल के लिए क्या कहते हैं अब ये ऑफिस होल्ड करते हैं और उसके बाद रीअपॉइंटमेंट इनका फिर से नहीं होता। चेयरपर्सन जो है वो इसका जो चेयरपर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कंसल्ट करके इसका चेयरपर्सन सेलेक्ट किया जाता है और बाकी मेंबर्स के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जो एक्सपर्ट मेंबर और जुडिशियल मेंबर्स को कहते हैं अपॉइंट करती है। इसमें एटलीस्ट 10 मेंबर्स और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर हो सकते हैं। ये क्या कहते हैं इसके पावर्स एंड जुरिडिक्शन है। द ट्रिब्यूनल जुरिडिक्शन ऑफ ओवर ऑल सिविल केसेस। इसका जुरिडिक्शन और सभी सिविल केसेस में जिसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे कोई भी केस हो, जो इन्वायरमेंट पे कोई हार्म हो रहा हो, तो उस पर ये पूरा इसको हक है डिसीजन लेने का। बीइंग अ स्टैचुरी एजुडिशरी बॉडी लाइक कोर्ट्स, ये कोर्ट लाइक जैसे कोर्ट होती है वैसी बॉडी है, तो ये डिसीजन भी देती है कोर्ट जैसा ही क्या कहते हैं अपना जुरिडिक्शन रखती है। इसके क्या कहते हैं 7 लॉज है, उसके हिसाब से ये अपना डिसीजन देती है। जो है पहला है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और आखिरी है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इन 7 लॉज के अंदर ये अपना डिसीज़न, ये 7 लॉ हैं, इनके अंदर अपना डिसीज़न एनजीटी देती है। जो जुरिडिक्शन होता है उसका इन 7 लॉ के अंदर होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, स्टेट टू चेक ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रेमडेसिविर।
जैसे इसमें इस न्यूज़ में बताया गया है कि अब स्टेट्स को चेक करना होगा, क्या कहते हैं कि जो ब्लैक मार्केटिंग और रेमडेसिविर की जो क्या कहते हैं कोविड पेशेंट्स जो है इल कोविड पेशेंट्स होते हैं उसमें उन पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है, उन लोगों को इलाज अच्छे तरह से हो रहा है, रिकवर कर रहे हैं इस दवा के कारण। तो यही कहा गया कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग जो इस वक्त चल रही है उसको रोकने के लिए स्टेट्स को कई कहते हैं रूल्स बनाने होंगे और कई चेक बनाने होंगे और चेकिंग करनी होगी कि इसका ब्लैक मार्केटिंग ना हो। इसको रोकने के लिए स्टेट्स को सब वर्क करना चाहिए, इसमें वही बात की गई है। चलिए देख लेते हैं रेमडेसिविर को हम लोग अलग से। रेमडेसिविर ये क्या कहते हैं यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके द्वारा ये इमरजेंसी के लिए अप्रूवल दे दिया गया है कोविड पेशेंट्स के लिए। ये जो FDA है यूएस का उसके द्वारा इसे अप्रूवल मिल गया है। इसे बनाया गया था 2014 में इबोला के लिए, कहते हैं इसे यूएस बेस्ड एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी फर्म थी गिलियड साइंसेज, उसके द्वारा इसे बनाया गया था। ये मर्स और सर्स उस वक्त बीमारी थी उनके लिए इसे बनाया गया था कि ये भी कोरोना वायरस मेंबर की वो फैमिली की मेंबर होती हैं, उनके लिए इसे बनाया गया था, इसलिए माना जा रहा था कि ये हेल्पफुल होगी और ये हेल्पफुल है भी। ये करंट रिसर्च इज लुकिंग एट वेदर द ड्रग एंटीवायरल प्रॉपर्टी वर्क अगेंस्ट कोविड-19 और फिर चेक हुआ कि कहते हैं कोविड-19 के लिए हेल्पफुल है और ये हेल्पफुल थी, इसलिए इल कोविड पेशेंट जो है उनके लिए इसे यूज़ किया जा रहा है। ये कहते हैं ये जो ड्रग है रेमडेसिविर ये तो ऑब्स्ट्रक्ट नोवल कोरोना वायरस एट द स्टेज ऑफ रेप्लिकेशन, ये कोरोना वायरस को रेप्लिकेशन के समय ही रोक देती है। रिसर्चर है डिस्क्राइब द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द वायरस एंड द ड्रग, कि रिसर्चर्स ने तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म भी देख लिया है कि किस तरह से वायरस और ड्रग काम करते हैं, कैसे जो ड्रग है वो वायरस को रेप्लिकेट होने में रोक देता है, इसके बारे में पूरी रिसर्च हो चुकी है। इसमें ये भी बताया गया है कि रेप्लिकेशन होता कैसे है कि जैसे ही वायरस ह्यूमन सेल्स में जाता है तो ये जेनेटिक मटेरियल अपना छोड़ देता है, फिर इसकी इट विच इज़ देन कॉपीड यूजिंग द बॉडीज एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म, और जो बॉडी का एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म होता है उसके द्वारा से कॉपी किया जाता है। और हर स्टेज के इन्फेक्शन पे वेरियस ह्यूमन प्रोटीन वायरस प्रोटीन एंड इंटरेक्शन कम इनटू प्ले, जो वायरस प्रोटीन्स होते हैं ह्यूमन प्रोटीन दोनों इंटरेक्शन में आते हैं और काम करते हैं, इसके कारण रेप्लिकेशन बढ़ता है और कहते हैं लोग के जो कोविड पेशेंट्स हैं उनमें क्या कहते हैं दिक्कतें होने लगती हैं, सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं और क्या कहते हैं डेथ भी लोगों की इसी कारण से हो रही है। इसमें लास्ट में ये भी कहा गया व्हेन अ पेशेंट इट मिमिक्स सम ऑफ दिस मटेरियल गेट इम्पोर्टेड इन द रेप्लिकेशन साइड, कि जब किसी पेशेंट को रेमडेसिविर दी जाती है तो ये कुछ मटेरियल रोक लेता है, रेप्लिकेशन साइट जो होती है वहाँ पे जाके रुक खड़ा हो जाता है और कहते हैं रोकता है रेप्लिकेशन को अगर कोई वायरस आए तो। विथ रेमडेसिविर प्लेसिंग द मटेरियल इट नीड द वायरस फेल्स टू रेप्लिकेट फर्दर, कि रेमडेसिविर जब दी जाती है उसके बाद वायरस फैलना बंद हो जाता है, ऐसा इसमें बताया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है बियॉन्ड द पेल अशोक गहलोत हैड मैनेज द क्राइसिस बट राजस्थान इज इन फॉर प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल ड्रामा। इस पूरे एडिटोरियल में पॉलिटिकल ड्रामा बताया गया है जो राजस्थान में पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, जो सचिन पायलट कहते हैं उनको हटा दिया गया डिप्टी CM से, और जो कहा जा रहा था कि वो BJP जाएंगे लेकिन उन्होंने मना किया कि ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले। इस पर पूरा वही दिया गया कि अशोक गहलोत ने क्या किया, सचिन पायलट ने क्या किया, उसी बारे में पूरा ये है। ये पढ़ने के लिए नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला एडिटोरियल है माइलस्टोन ऑफ 1 मिलियन डेथ रिमेन्स लो बट इंडिया मस्ट फाइट द वायरस बट नॉट मैनेज द डाटा। इसमें वही बताया गया कि अब 1 मिलियन हम लोग क्या कहते हैं कोविड पेशेंट हो गए इंडिया में, तो अब हमें इस वायरस के लड़ने के लिए इंडिया को वर्क करना चाहिए, ना कि क्या कहते हैं डाटा मैनेज करने के लिए कि डाटा की कितने हुए ये सब मैनेज करने की, ये नहीं, हमें इन वायरस को मैनेज क्या कहते हैं कंट्रोल करने के लिए देखना चाहिए और जिससे डेथ जो है वो कम हो सके। ऐसे पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया, पूरा न्यूमेरिकल डाटा है, ये कहीं हेल्प नहीं होगा। चलिए हम लोग अगला एडिटोरियल देखते हैं। ईरान टाइज क्वाड डिप्लोमेसी, इसमें ये वही बताया गया कि इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू रिमेन पॉलिटिकली इंगेज विद तेहरान डिस्पाइट इट्स पार्टनर प्लान विद चाइना। क्या कहते हैं कि इंडिया को अभी भी पॉलिटिकल इंगेजमेंट बनाए रखना होगा ईरान के साथ, ना कि क्या कहते हैं हटा ले कि वो चाइना के साथ पार्टनरशिप में आ गए तो हम अपना हाथ खींच लें, तो ऐसा नहीं करना होगा इंडिया को, तभी हेल्पफुल होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। जैसे हमने देखा कि अभी द छाबर पोर्ट से और जयदान तक बनना था जो रेलवे प्रोजेक्ट था 628 किलोमीटर का लॉन्ग रेलवे लाइन थी, 628 किलोमीटर लॉन्ग छाबर पोर्ट से जयदान तक,
उसे क्या कहते हैं, इंडिया के डिले के कारण, जो इंडिया का फंडिंग आनी थी उसमें डिले के कारण उसे इंडिया को उससे हटा दिया गया। इसमें यही बताया गया पूरे एडिटोरियल में। क्या कहते हैं कि वही बताया गया कि जो यूएस सैंक्शंस जो होने थे, इंडिया ने कहा था कि यूएस से सैंक्शंस आएगा, वो ईरान की तरफ चला जाएगा। इसके बारे में पूरा यही बताया गया, पूरा एडिटोरियल में यही है कि हमें देखना होगा कि वाई ईरान नीड्स चाइना। अब ऐसा क्यों, इसमें यह भी कहा गया कि वाई ईरान नीड्स चाइना। इस पर क्वेश्चन राइज है क्योंकि ईरान इसलिए चाइना को चाहता है कि ईरान चाइना की मदद इसलिए ले रहा है क्योंकि इंडिया ने फंडिंग उसे दी नहीं, और डिले की फंडिंग यूएस के साथ कहते हैं जोर के कारण उसने फंडिंग डिले की, यूएस ने सैंक्शंस नहीं दिए, तो जिसके कारण फंडिंग लो हो गई। इसलिए इंडिया को हटा दिया गया है और कहते चाइना के साथ पार्टनरशिप कर ली गई है। इसमें यही बात पूरे में यही कही। इसमें यह भी कहा गया है इंडिया में वेल बी कंसिडरिंग अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद चाइना, बट Iranian negotiators are wary of growing Chinese mercenaries. It is true that China has greater capacity to resist US sanctions compared to India, but Iran realizes the advantage of working with its only partner that enjoys a sanction waiver from US. For Chapa Citizen provide connectivity for landlocked Afghanistan. कि हर कोई है जो भी इस वक्त है, चाइना भी उनके साथ, ईरान के साथ इस छाबा पोर्ट के लिए, रेलवे लाइन के लिए अपनी फंडिंग इसलिए दिया है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ भी कनेक्ट कर पाएगा और आराम से क्या कहते हैं कोई भी जो पार्टनरशिप है तो धीरे धीरे अफ़गानिस्तान से भी कर पाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। इसलिए चाइना भी उनकी मदद कर रहा है। इसीलिए चाइना, इंडिया भी कर रहा था कि वो भी बाईपास करके पाकिस्तान को क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्शन बना सकता है और क्या कहते हैं ट्रेड रिलेशंस बना सकता है। इसलिए इंडिया भी कर रहा था, लेकिन चाइना भी यही चाह रहा है, तो इसलिए इसमें यही बताया गया है, पूरे में यही बताया गया है। लास्ट में कहा द कीज टू कंटिन्यू टू रिमेन पॉलिटिकल इंगेज विद ईरान सो दैट देयर इज़ बेटर अप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स सेंसिटिव्स एंड कंपल्शंस। कि इसमें लास्ट में कंक्लूड किया गया कि हमें पॉलिटिकली इंगेज रहना पड़ेगा ईरान के साथ, उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा उनके वर्क के लिए, और कंपल्शंस देने होंगे जिससे वो हमें बोले ना, और कभी हेल्प आने करने के समय वो हम लोग की हेल्प भी कर सकें, ऐसा इसमें कहा गया है। इस पूरे एडिटोरियल में यही है। अगला एडिटोरियल हम लोग देखते हैं, पहले देख लेते हैं इंडिया और ईरान रिलेशन देख लेते हैं। ये एडिटोरियल आया है तो इंडिया ईरान रिलेशन भी देख लेते हैं हम लोग। इंडिया ईरान रिलेशन, कल्चरल रिलेशन इनका बहुत पुराना है, हुमायूं के टाइम का है। आफ्टर हुमायूं एग्जाइल इन ईरान बिफोर रिकवरिंग द इंडियन थ्रोन, द पर्शियन लैंग्वेज कल्चर फायर्ड द कल्चर रेजिडेंस एट द मुगल कोर्ट। कि ये हुमायूं टाइम से आ रहा है वहाँ पे हमारा इंडिया ईरान रिलेशनशिप, इसलिए ये रीजनल कल्चरल हेरिटेज भी हो चुका है ईरान हमारे लिए। इसमें ये बताया गया इंडिया और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक लिंक्स बने थे 15 मार्च 1950 से। फिर इंडिया ईरान के बीच में एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस हुआ 1990s में। फिर कई बार ये लोग मिले, कई बार प्राइम मिनिस्टर्स टॉक हुई, क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर यहाँ के इंडिया के और वहाँ के प्रेसिडेंट के बीच में कई बार टॉक हुई, और कई बार ईरानियन प्रेसिडेंट भी 2003 में आए थे चीफ गेस्ट बन के इंडिया के रिपब्लिक डे में, और न्यू दिल्ली में डिक्लेरेशन वॉज इशूड। ऐसा कई बार हुआ है। फिर मिड 2003 से 2010 तक डाउनफॉल हुआ रिलेशन में, कहते हैं कई दिक्कतों के कारण ये लोग डाउनफॉल हुआ, ईरान के साथ रिलेशन हमारा उतना अच्छा नहीं था, इसमें ये वही बताया गया है। फिर लेकिन प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो 2016 में हुई, उसके बाद ट्रांजिट और सब ट्रांसपोर्ट के लिए इंडिया ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एक ट्राईलैटरल एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये रेलवे लाइन थी जो छाबा पोर्ट वाली है, तो उसके बीच में यही था। उसमें ही 2016 में ही ये बात की गई थी जब मोदी गए थे। उसके बाद लेकिन इसमें कमर्शियल रिलेशन भी है हमारे बीच में, जैसे हम इंडिया एक्सपोर्ट करती है ईरान को राइस, टी, आयरन, स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मेटल्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब एक्सपोर्ट करती है। इंडिया इंपोर्ट भी करती है ईरान से, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक आर्टिकल्स, एडिबल फ्रूट्स, नट्स, ग्लासवेयर, नेचर और कल्चर्ड प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, ये सब इंपोर्ट करती है ईरान से। ऐसे ऐसे बताया गया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है इंडिया ईरान रिलेशन का, कि ऑयल डिपेंडेंसी के कारण, कि वहाँ पे ऑयल इंपोर्ट्स हो करने के लिए इंडिया को कहते हैं ईरान की ज़रूरत है, और कहते हैं ईरान के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। एक्सेस टू अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान या सेंट्रल एशिया से कनेक्शन बनाने के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हम अगर इन छाबा पोर्ट से कनेक्शन बना लेते ईरान के साथ, इसमें मदद कर देते उनके रेलवे लिंक में, तो हमें छाबा पोर्ट में से क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। इसमें बताया गया है कंटेनिंग पाकिस्तान एंड तालिबान,
कि कहते हैं जो यू वो कहते हैं जो तालिबान और पाकिस्तान है उसको हम बाईपास करके भी बाकी कंट्रियों के साथ रिलेशन बना सकते हैं। इसके कंसर्न्स क्या हैं? इंडिया ईरान ऑयल इक्वेशन, जो इंडिया और ईरान के बीच ऑयल इक्वेशन है उसको भी देखना कि उसमें कोई गिरावट ना हो इस दिक्कत के कारण। तो इसमें ये पूरा बताया गया है। इंस्टेबिलिटी इन द गल्फ़ रीजन की इंस्टेबिलिटी ना हो, गल्फ़ रीजन जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें इंस्टेबिलिटी ना हो, कि कोई दिक्कतें ना आए, कोई चैलेंजेस आए तो इंडिया उसमें मदद करे, ये हमें देखना होगा, तभी हम उनके साथ रिलेशन उनका अच्छा हो पाएगा। India's closeness with the US. The United States is an increasingly vital power for India, disliked by Iran. कि यूनाइटेड स्टेट एक इंक्रीजिंगली विटल पार्टनर है इंडिया के लिए, इसीलिए ईरान अच्छा नहीं लगता उसे कि इंडिया यूएस के साथ इतना अच्छा रिलेशन बनाया है। तो इसमें ये बात की गई। चलिए अगला एडिटोरियल हम लोग देखते हैं। इसमें बताया गया है कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गाइडलाइंस that score low. UGC institutions of conducting final exam varsity test could end up harming the futures on many counts. इसमें कहा गया जो यूजीसी गाइडलाइन आई 6 जुलाई को, जो 6 जुलाई को गाइडलाइन आई है, जो उसमें कहा गया है कि एग्ज़ामिनेशन होंगे फाइनल ईयर वाले, और कहते हैं ऑनलाइन हो या पेन पेपर हो, किसी मोड में भी एग्ज़ाम करवाने होंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्टेट जैसे पंजाब, महाराष्ट्र हो गए, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा और तमिलनाडु ने कह दिया था कि हम एग्ज़ाम को कैंसिल करते हैं, किसी के एग्ज़ाम नहीं हो गए, सबको पास कर दिया जाएगा प्रीवियस असेसमेंट के द्वारा। लेकिन इस यूजीसी गाइडलाइन के बाद इसे चेंजमेंट किया गया और सबने कहा कि धीरे धीरे टेस्ट होंगे। उत्तर प्रदेश ने भी कहा है कि हम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होल्ड कराएंगे, ऐसा सभी स्टेट्स ने कहा, इसमें यही बात की गई। लेकिन किसी ने यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में कि आप एग्ज़ाम कराने के चक्कर में लोग बच्चों की हेल्थ को देख नहीं रहे हैं, आप उनकी हेल्थ को दिक्कत में डाल देंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें एक क्वेश्चन आता होता है, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट आवर एजुकेशन सिस्टम कंस्टिट्यूज टू बी एग्जामिनेशन सेंट्रिक, कि जो हमारा इस वक्त एग्जामिनेशन, वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से एग्जामिनेशन वो क्या कहते हैं सेंट्रिक हो गया है, कि एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है, एग्जामिनेशन होगा तभी हम क्या कहते हैं ज़रूरी है वो करवाएंगे ही, और कुछ हो या ना हो, लोग बच्चों की कहते हैं हेल्थ में कोई भी दिक्कत आए वो नहीं देख रहे हैं, और एग्ज़ामिनेशन सेंट्रिक हो गया। तो ये ऐसा इसमें कहा गया। इसमें ये भी कहा गया कि यूएस में ऐसा कोई है नहीं, जैसा यूजीसी कहते हैं यहाँ पे, वैसा यूजीसी यूएस में नहीं है। तो यूजीसी इसलिए बना था, यूजीसी एक्ट 1956 में बना था, पहले से भी वो देता था, ग्रांटिंग देता था, इंस्टीट्यूशन को फंडिंग देता था। लेकिन उसके बाद जो यूजीसी एक्ट पास हुआ 1956 में, उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स भी देखता है यूनिवर्सिटी का, और क्या कहते हैं रेगुलेटर भी है हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी। इसमें ये भी कहा गया था, हायर एजुकेशन सेक्टर इज ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर फंडेड। द प्रेजेंट गवर्नमेंट एट द सेंटर वांट्स टू रिप्लेस द यूजीसी विद अ हायर एजुकेशन कमीशन, कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि यूजीसी को रिप्लेस करके एक हायर एजुकेशन कमीशन बनाना चाहिए। जब उसके बाद पूरा जो कॉलेजेस एजुकेशन होती है पूरी तरह से उस कमीशन के अंदर आने लगेंगी, और पूरा कहते हैं यूनिवर्सिटी डिसीजन ना लेके वही कमीशन डिसीजन लेगा, ऐसा इसमें कहा गया। इसमें लास्ट में ये कंक्लूड किया गया है, लेट द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर एंग्जाइटी बी टेकन इनटू अकाउंट, कि देखना होगी जो मेंटल हेल्थ है स्टूडेंट्स की उनको भी अकाउंट में लाना होगा। इसमें लास्ट में बहुत अच्छी लाइन इंक्लूड की गई है, ये आप कहीं भी कोट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आने पे यूजीसी के ऊपर, चाहे ये पेपर के ऊपर आए, अगर कोई आए इन फ्यूचर एग्ज़ाम, तो ये एसेज में आप कंक्लूड कर सकते हैं, हेवेंस आर नॉट गोइंग टू फॉल इफ़ वी डिस्कार्ड द एग्जामिनेशन सेंट्रिक व्यू एटलीस्ट इन द इमरजेंसी फॉर जस्ट वन सेमेस्टर, कि एक सेमेस्टर को कोई तर्ज पर हम क्या कहते हैं पूरे लोगों की हेल्थ को हम डैमेज नहीं कर सकते बच्चों की। तो इसमें ये बात की गई है, इस जैसी इमरजेंसी पे कोविड-19 इमरजेंसी है, उसके कारण हम क्या कहते हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए किसी की हेल्थ हार्म नहीं कर सकते, इसमें यही बात की गई। इसमें आता है यूजीसी, चलिए हम लोग यूजीसी को देख लेते हैं। यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1956 में बनाया गया था, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन को देखने के लिए। ये 1946 में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी को देखती थी, अलीगढ़, बनारस, दिल्ली को देखती थी, लेकिन 1947 के बाद एक कमेटी बनाई गई, उसके बाद जो उसके हेड थे एस राधाकृष्णन हेड थे, और उसके बाद ये पूरी तरह से जो यूजीसी था यूके का, यूनाइटेड किंगडम था, उसके द्वारा तर्ज पे से बनाया गया।
फिर 1956 में क्या कहते हैं, नवंबर 1956 में इसे इस्टेब्लिश किया गया, एक एक्ट पास हुआ और इसे स्टैचुटरी बॉडी बना दिया गया। ये रिकॉग्निशन देती है हर यूनिवर्सिटी जितनी भी इंडिया की, ये ग्रांट्स प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज़ को, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है बेनिफिशरीज़ को, ज़रूरतमंदों को, और देखती है कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इन सब पर ये ध्यान देती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, एट UN मीट मोदी कॉल्स फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरिज्म। इस न्यूज़ में बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग थी उसमें गए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें सस्टेनेबल पीस चाहिए और प्रॉस्पेरिटी चाहिए पूरी दुनिया में, पीस रहे पूरी दुनिया में, तो हमें मल्टीलेटरिज्म के उसमें काम करना होगा कि एक साथ सब कंट्रियों को वर्क करना होगा, एक साथ एक दूसरे की मदद करके हमें पूरे उसमें वर्क करना होगा, ऐसा इसमें पूरे में बताया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक UN की एक वो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है UN का ही, यूनाइटेड नेशन का ही, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं अलग से। इकोसॉक, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो हैं यूनाइटेड नेशन के, उनमें से ये एक है, वन ऑफ द 6 जो हैं यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स, उनका ही ये पार्ट है। ये देखती है कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी डायलॉग, पॉलिसी रिव्यू एंड रिकमेंडेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे ये देखती है। ये भी देखती है इम्प्लीमेंटेशन, देखती है कि इंटरनेशनल एग्रीड डेवलपमेंट गोल जो हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, इस पर भी ये ध्यान देती है। इकोसॉक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलो अप टू द यूनाइटेड समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, ये रिस्पॉन्सिबल होती है जो फॉलो अप होते हैं यूनाइटेड नेशन समिट्स के या कॉन्फ्रेंस के, उस पर भी ये ध्यान देखती है। इसे ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स है UN की, इसे बना 1945 से UN चार्टर के बाद से, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन है इसके फंक्शन है प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे इसके लिए प्रमोट करना, उसको प्रमोट करना और देखना कि लोग वर्क कर रहे हैं और उसका फॉलोअप रखना पूरा, इसका ये वर्क होता है एक फंक्शन। एडवांसिंग पॉलिसी इंटीग्रेशन, पॉलिसी इंटीग्रेशन जो होती है, पॉलिसी बनाना या जो हेल्पफुल है वो देखना कि किस तरह की पॉलिसी किसके लिए बनानी है, तो उसके लिए इसे चेक करना। डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन फोरम्स, जो डेवलपमेंट होते हैं कॉर्पोरेशन फोरम में, उस पर वर्क करना। कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस को भी देखना कि किस तरह के प्रेशरिंग इश्यूज़ हो रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न के ऊपर। गाइडिंग ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपमेंट की, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो है डेवलपमेंट के लिए वो हो रही कि नहीं, उन पर ये ध्यान देना। प्रोवाइडिंग कोऑर्डिनेशन ओवरसाइट, इन पर वर्क करना। पार्टनरशिप फोरम्स, ये स्पेशल मीटिंग्स भी एड्रेस करती है, इमरजेंसी इश्यूज़ जब होते हैं तो उन पर भी ये मीटिंग बनाती है, जैसे हेल्थ इश्यूज़ इमरजेंसी से पहले हुए, जैसे इबोला आउटब्रेक हुआ, ग्लोबल फूड क्राइसिस 2008 में, तो उस पर तब भी ये मीटिंग कहते हैं एडजस्ट करते हैं, बनाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं मीटिंग। इट हैज़ ऑल्सो ए यूथ फोरम वेयर द वॉइसेज ऑफ द यूथ एंड यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन हर्थ, इसमें एक यूथ फोरम भी है जहाँ पर यूथ कहते हैं, यूथ लोगों की कहते हैं जो न्यू जनरेशन उनकी आवाज़ सुनी जाती है और उस पर सोचा भी जाता है और वर्क भी किया जाता है। अगली न्यूज़ देखते हैं। ड्राफ्ट EIA गिव्स लाइसेंस टू वायलेशन, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसने लाइसेंस दिया है वायलेशन के लिए, ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट आता है EIA, हम लोग EIA को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, EIA को देख लेते हैं। EIA एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है जो देखता है फॉर्मल प्रोसेस टू प्रेडिक्ट द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कि देखता है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो उसके कारण कोई इन्वायरमेंट पे हार्म तो नहीं आ रहा, उस पर ये अपना पूरा एक्सेस रखता है और देखता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बाद स्टेट स्टैचुटरी बॉडी बना गया था। इसके अंदर कई प्रोविजन आते हैं और कई मेथोलॉजी प्रोसेस हैं इसके अंदर, EIA के अंदर। रेशनली बिहाइंड EIA देखता है जितने भी प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और नेचर रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स हैं उस पर ये अपना ध्यान देखता है और देखता है कि कोई हार्मफुल इम्पैक्ट्स तो नहीं आ रहे उनके कारण, कोई भी प्रोजेक्ट्स के कारण, तो उस पर ये पूरा ध्यान रखता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और सभी लोग कमेंट ज़रूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।